हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 की 15वीं और 16वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज 6.3 की ये जो 15वीं और 16वीं सवाल है, ये आपकी इस एक्सरसाइज की लास्ट सवाल है और ये लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद 7वां चैप्टर चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो 15 और 16 इस वीडियो में इन दोनों सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, 15वें सवाल में क्या दिया है? इसमें दिया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा, आप लोग जानते होंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 मीटर लंबाई का एक स्तंभ है, उसकी जो छाया है, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये ऐसे कोई, मान लीजिए ये कोई रेखा है। अगर इस पर प्रकाश पड़े तो इसकी जो परछाई या मतलब छाया पड़ती है, तो वही इसमें कह रहा है कि छाया की लंबाई 4 मीटर है, लेकिन स्तंभ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब हमें छाया की लंबाई दिया है, तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो यहाँ पर स्तंभ मान लीजिए ये है, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर है, ये हो गया। अब इतना तो हमें समझ में आ गया। और कह रहा है जो इसकी छाया की लंबाई है, तो छाया मान लीजिए इसकी जो ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊर्ध्वाधर इस तरह है, ऐसे है। तो इसकी जो छाया है ये इतना, ये कितना है? ये 4 मीटर है, ये हो गया। इसकी छाया 4 मीटर, इसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर। और आगे कह रहा है कि जो एक मीनार है, मान लीजिए एक मीनार यहाँ पर होगी, ये इस तरह मीनार होगी। तो मीनार है तो खंभे से तो ऊंचाई इसकी ज़्यादा होगी, तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे मिला देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा ऐसे क्यों किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ की छाया है। तो ये 6 मीटर, ये 4 मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो मीनार है, जो इसकी छाया है, उसकी लंबाई कितना है? 28 मीटर है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये मीनार की छाया इतना होगा, क्योंकि मीनार बड़ी है तो ये इसकी छाया भी बड़ी होगी। ये स्तंभ छोटा है तो इसकी छाया भी छोटी होगी। तो ये 4 मीटर है और ये कितना है? 28 है, ये हो गया। अब देखिए, जब इसकी छाया 28 मीटर है, तो क्या मीनार, ये जो मीनार है, तो क्या इसकी ऊंचाई 28 से कम हो सकती है? नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नेम देते हैं, मान लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है, तो आप इसमें कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पर ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, यहाँ सी, यहाँ डी, ये डी है, ठीक। और ये इसको ई दे देते हैं नाम, ये हो गया। अब इसमें क्या आपको कहीं से ये समरूप त्रिभुज दिख रहा है? तो यहाँ आप कहेंगे कि देखिए, एक क्या ये और ये समांतर आपको दिख रहा होगा। अगर इसको हम इसी तरह अगर सीधा बनाएं इस तरह, तो ये इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे इस तरह। लेकिन ये इस तरह बना है, तो ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों समांतर हैं। तो हम इसमें सॉल्व क्या करना है? हमें ए बी ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया है पहले हम उसे यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हम ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, हमें दिया है क्या? सी एक स्तंभ है, सी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई तथा छाया की लंबाई 6 मीटर तथा 4 मीटर है, ये हो गया। तथा एक मीनार की ऊंचाई, और इसमें हमने लिखे हैं हम, तथा एक मीनार की ऊंचाई यच तथा छाया 28 मीटर है। तो ये ऊंचाई क्या है? ये यच है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने ऊंचाई क्या मान लिया है? यच मान लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं कि ये
त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि ये छठवें चैप्टर, मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब त्रिकोणमिति से इसको सॉल्व करें या फिर त्रिभुज के इससे, मतलब ये जो समरूप त्रिभुज है इससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसमें अगर ये आपको लंबाई दिया रहेगा तो उसमें आपको थीटा ज़रूर दिया रहेगा। थीटा अगर नहीं दिया है तो समझ लीजिए ये त्रिभुज का है। मान लीजिए, क्योंकि उसमें जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसमें भी आपको यही सब ज्ञात करने के लिए देता है, जैसे इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए या फिर इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, या फिर हमसे बोल दिया गया BC ज्ञात करिए या CD, ऐसे मतलब कुछ भी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें आप समझ जाना, अगर उसमें थीटा दिया रहेगा, इसमें देखिए कहीं भी आपको थीटा नहीं दिख रहा है तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, एच है, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है AB बराबर H, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, इसको यहाँ पर हम जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, इसे मान लीजिए यहाँ पर ECD और ABC मतलब बड़ा वाला, ABD मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला लेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो नेम कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखिए ECD समकोण त्रिभुज बीच में आया है, मतलब ये समकोण है, और उसी प्रकार इसको भी लेंगे ABD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECD में, ये हो गया। अब ये दो त्रिभुज हो गए तो इसको हम समरूप दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये जो दिया है इसमें हमें भुजाओं को अनुपात के रूप में लेना है, तभी ये ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो D है ये दोनों त्रिभुज में आया है, मतलब कि ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, और ये समकोण है, ये भी समकोण है। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी, अगर कोई ऊर्ध्वाधर है, ऐसे मान लीजिए जो स्तंभ है या जो मीनार है, तो ऊर्ध्वाधर जमीन से मतलब ऊर्ध्वाधर ही तो रहेगा ना, तो वो अपने यहाँ से 90 का कोण बनाता है। जैसे ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ ये 90 का कोण बनाता है, तो वही ये 90 बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल D बराबर एंगल D, ये हो गया। क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये हो गया। और हम क्या दिखाएंगे, एंगल ECD बराबर एंगल ABD, ये हो गया। और ये क्यों बराबर है, ये समकोण है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECD के, ये हो गया। ये कैसे समरूप हुआ, इसमें भी एंगल दिखाए हैं, इसमें भी एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से। तो ये हो गया। अब देखिए हमें इसमें ज्ञात क्या करना था, यहाँ तक तो अब हमें मिल गया। तो भुजाओं को जब हमें ये समरूप मिल गया तो इसमें हम अनुपात, मतलब भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं। तो क्या हम सभी भुजा को अनुपात के रूप में दिखाएंगे, नहीं। यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली भुजा हमें और ये वाली भुजा की ज़रूरत है, और यहाँ पर इस वाली भुजा की ज़रूरत है और ये वाली। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमें पता है, ये भी पता है, तो उसी हिसाब से इसमें भी लेंगे। इधर ये ऊर्ध्वाधर लिए तो यहाँ भी लेंगे उसी को। यहाँ ये बेस है तो इसमें ये वाले त्रिभुज में ये बेस वाला लेंगे इतना। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, CE आना चाहिए, CD आना चाहिए, AB आना चाहिए और BD आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ ये क्या है, ये CE है, तो CE अपान हम क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज में आप देखिए ये CE अपान AB लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CE अपान AB, ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स ये उल्टा लिख दें, यहीं से लिख देते हैं। तो यहाँ पर AB है, AB अपान CE हो गया,
इसको आप पलट सकते हैं, ए बी है तो बी ए लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सी डी लिए हैं, मतलब इस वाले को लेंगे तो सी डी है, यहाँ पर क्या है ये बी डी है, तो बी डी लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ इसको लिए हैं तो इसको लेंगे, तो मतलब कि सी डी यहाँ पर लेंगे। ये हो गया। तो मतलब भुजाओं को यहाँ इस रूप में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी है, हमें इसकी आवश्यकता है, इसकी है, और ये वाले और इसकी आवश्यकता है, तो उसी को हम लेंगे ना, उसी हिसाब से अनुपात लेते हैं। चाहते तो इसका भी अनुपात ले सकते थे, यहाँ देखिए इसका और इसका, मतलब इसका मतलब कि ए डी अपॉन सी डी ई ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ए बी हमारे पास कितना है, एच है। सी ई कितना है, सी हमारे पास 6 है। बी डी है, बी डी हमारे पास है 28, ये हो गया। और सी डी कितना है, सी डी है हमारे पास 4, ये हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यच बराबर 28/4 गुणे, इसको इधर ले जाएंगे तो 6, 4 सत्ते 28, 7 42। तो ये क्या आया है, यच बराबर 42। तो यच है क्या, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो फ्रेंड्स जितना हो सका है हमने आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये 16 नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया है एडी और पीएम। पहले आप पढ़ा करिए क्वेश्चन को, देखिए आप शुरू में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि मतलब ये कह क्या रहा है, लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर 1-2 बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वैसे भी समझ में आने लगेगा कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ कर घबराया मत करिए कि इसमें क्या कह रहा है, हमें नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें ए डी और पी एम हमने पढ़ा, हमें कुछ नहीं पता चला कि इसमें करना क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर, मतलब ये त्रिभुजों मतलब कहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए ना तो त्रिभुज बनाया है और न तो दोनों में लिखा है, तो यहाँ पर एक बार लिख दिया तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, मतलब पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ए बी सी की माध्यिका क्या है, ए डी है, और पी क्यू आर की माध्यिका क्या है, पी एम। तो फ्रेंड्स ये आपको इस रूप में क्वेश्चन ऐसे इधर उधर कर दे सकता है, यही आपको समझना रहता है। तो क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, मतलब कि ए बी सी त्रिभुज की माध्यिका ए डी है और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम है, जबकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। इसमें हमें सिद्ध नहीं करना है, ये हमें दिया है कि मतलब समरूप हैं, इसमें हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम। तो फ्रेंड्स जब तक इसमें हम फिगर नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये क्या दिया है और इसमें हमें क्या करना है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिया है, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम त्रिभुज दोनों बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब इसमें हम नेम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया, और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ए बी सी मतलब यहाँ से इसको यहाँ बी लिखा, उसके बाद सी, उसी सीरियल में हमने यहाँ भी लिखा है पी क्यू आर। चाहते तो हम लिख सकते थे पी क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते थे पी क्यू आर। तो फ्रेंड्स दूसरी सवाल होती तो उसमें हम इस तरह लिख सकते थे, लेकिन इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें पहले से बता दिया है कि ये समरूप, और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें समरूप से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन ही दिया है। तो इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ पर ए लिखे हैं, उसके बाद बी, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें भी उसी तरह चलेंगे, पी क्यू आर ऐसे चलेंगे। तो देखिए हमें ये दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज हमने बराबर बनाया है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं कि ये बराबर ही रहे, आप इसे कुछ दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये ए बी सी हो गया, और इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो माध्यिका है ए डी और यहाँ पर ये माध्यिका है पी एम, तो यहाँ पर ये डी है और ये क्या है यम है, ये हो गया।
तो त्रिभुज ABC में माध्यिका क्या है AD, त्रिभुज PQR में माध्यिका क्या है PM, ये हो गया। और हमें क्या दिया है, जो हमें दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, जो इसमें हमने लिखा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM है, मतलब AD और PM माध्यिकाएं हैं, तथा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। सिद्ध करना है AB/PQ AD/PM। तो फ्रेंड्स इसे हमें सिद्ध करना है, क्या इसी से हमें अनुपात के रूप में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB/PQ है, AB/PQ। चलिए ये तो इतना मिल गया। AD/PM। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर हमारे पास AD है ना तो PM है, तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा। तो जो ये हमारे पास ये दिया है इसी का हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो ये दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो आप देख सकते हैं ये जो AD और PM है क्या, पहले ये समझिए आप। AD और PM ये देखिए, मतलब इसका अनुपात मतलब ये और इसका अनुपात किसके बराबर है, AB/PQ के। तो फ्रेंड्स ये बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो त्रिभुज होगा, ये जो त्रिभुज है मतलब कि ABD और PQM जो है, इसका जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप होंगे। तो जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे तो इसे हम अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं होंगे तो इसे अनुपात के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसको ये मतलब ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो समरूप दिखाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले ये देखिए, हम देख रहे हैं कि इसमें कि ये क्या है AD और PM। फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करते समय ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या पता है। अगर ये आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो सवाल आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बार बार हम यही आपको बोल रहे हैं कि AD/PM इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, तो ये जो BC है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो इसी का हमें हेल्प लेना है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। तो ये जो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR दिया है, तो ये जब ये समरूप दिया है तो इसका मतलब क्या निकलता है ये समझिए पहले। तो इसका मतलब ये निकलता है फ्रेंड कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो। ठीक, ये पता चल गया। और भुजा में क्या होता है, अगर समरूप दिया है तो AB/PQ है, AC/PR है और BC/QR है। ये हमें इससे मिल गया क्योंकि ये हमें दिया है। तो इन सब से तो हमें कोई मतलब नहीं है कि AB/PQ, जब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हमें अनुपात में लाने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए, एक कोण हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q। अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समरूप है, ये खुद ही समझ जाएंगे। B किसके बराबर है, Q के बराबर है, ये हो गया। और अभी हमने अनुपात आपको बताया है, तो अनुपात इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो दिया है AB मतलब हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यही 2 त्रिभुज लेना है ना, तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं कि AB/PQ। यहाँ पर लिखेंगे AB/PQ, ये हो गया, बराबर होगा AD नहीं लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे BC/QR के बराबर होगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो BC/QR लिखा है, तो क्या इसको हम बटे 2 कर सकते हैं। तो इसको बटे 2 करने का मतलब ये हुआ कि 1/2 BC 1/2 QR। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1/2 क्यों किए हैं। यहाँ आप देखिए कि ये जो त्रिभुज है ABD, जो हम त्रिभुज लेंगे इसमें ये BC है और D क्या है, माध्यिका है, तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जो BC को अगर हम आधा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, BD मिल जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसको आधा किए हैं कि हमें BD मिल जाए। तो ये हो गया। तो अब ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पर अब हम लेंगे त्रिभुज,
यहाँ पर जो 1/2 यहाँ पर किए हैं, अगर इसका आप कारण लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए AD तथा PM BC तथा QR की माध्यिका है। माध्यिका मतलब माध्यिकाएं हैं। ये हो गया। अब ये आपने कारण लिख दिया कि ये क्यों है। यह तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आप बता तो रहेंगे नहीं। यहाँ लिख देंगे तो खुद ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसी वजह से इसको 1/2 यहाँ पर लिखे हैं। ये हो गया। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि AB/PQ बराबर, मतलब BC का आधा कितना होगा, BD होगा, और यहाँ पर QR का आधा क्या होगा, QM होगा। तो फ्रेंड जब ये हमें अनुपात के रूप में मिला है, ये क्या है, ये आपके त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। ये अब अपने आप आपको मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पर इसे हमने अनुपात के रूप में दिखा दिया है। क्योंकि AB/PQ AB/PQ BD/QM यहाँ पर लिखें, देखिए ये समरूप हो गया। तो फ्रेंड जब ये समरूप हो गया तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब AB/PQ ये लिख सकते हैं बराबर AD, ये ये AD/PM लिख सकते हैं। ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD/QM ये लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसी को इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AB/PQ पर इतना तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, इसीलिए हम इसको इतना लिखेंगे कि AD/PM ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपको प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं जो अभी तक हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद का जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, तो इस वीडियो के बाद हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। उसमें हम बेसिक वीडियो कवर कराने का प्रयास करेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।